अब देखो, मैकेनिक्स के इतने टॉपिक हम लोग आज लेकर आए हैं। बलाघूर्ण, पृष्ठ तनाव, श्यानता, घर्षण, केशिकत्व, और इन सब को समझेंगे बहुत बेहतरीन अंदाज में उदाहरण के साथ। क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हम आपको आज बताएंगे, जिंदगी में कभी भूलोगे नहीं इन सबको। फिजिक्स जो टफ लगती थी ना, वो सारी की सारी फिजिक्स एकदम मतलब घोल के पिलाने वाले हैं आज तुमको। बस काम इतना करना है कि पूरा पूरा वीडियो देखना है शुरू से अंत तक। और दूसरी बात ये कि अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को तो कर लो। कहे ऐसे ही मजेदार वीडियो और फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है, ये सब बहुत प्यारे अंदाज में तुमको सिखाएंगे। और एक एक पॉइंट ऐसा है रटवा देंगे, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। ये सब इतना ही बता दे रहे हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है, ये गोरी सी लड़की दिख रही है, साइकिल चलाता हुआ ये आदमी दिख रहा है, देखो कपड़ा यहाँ पे देखो, पानी गार रहे हैं इसको, है ना। ये सब बहुत प्यारे अंदाज में सीखेंगे तो तुमको पूरा एकदम फिजिक्स में भौतिक विज्ञानी बना देंगे जितना बता दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको पूरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और अच्छा समझना पड़ेगा। तो चलो शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक एक पॉइंट को धीरे धीरे करके। लेकिन एक बात जान लो, रट नहीं पाओगे पूरा पूरा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चीजों को कंसेप्चुअली जैसे हम बता रहे हैं वैसे सुन के समझना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं बलाघूर्ण की। तो क्या होती है बलाघूर्ण? तो देखो, एक ऐसा बल, अगर हम बलाघूर्ण का संधि विच्छेद करें तो ये तो कर लेते हो, संधि विच्छेद उच्छेद हिंदी उंदी में इतना जानते ही होगे। तो बल आघूर्ण का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, बल प्लस आघूर्ण, यानी ऐसा बल जो घूर्णन पैदा करते। आघूर्ण का मतलब क्या होता है, घूर्णन पैदा करना। ऐसा बल जो घूर्णन पैदा कर दे उसी को बल आघूर्ण कहते हैं। और देखो अंग्रेजी में कितना बढ़िया लिखा है, टॉर्क। तो इसे क्या बोल देते हैं, टार्क, है ना। लेकिन कुछ और भी नाम है इसका, टॉर्क भी कहते हैं, मूवमेंट भी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, सब कुछ बोल देते हैं इसको। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं उसको अच्छे से अगर जाने तो टॉर्क के रूप में जानते हैं। तो एक ऐसा बल जो घूर्णन पैदा कर दे उसे क्या बोल देंगे, बल आघूर्ण बोल देंगे। हमारे ख्याल से इतनी बात समझ में तुमको आ गई होगी, है ना। अब देखो एक एग्जांपल समझाते हैं, जरा देखो कैसे बल आघूर्ण को समझोगे रियल लाइफ में। देख रहे हो, ये मैकेनिक भाई साहब हैं, ये देखो ट्रेन खराब हो गई है, उसको खोल रहे हैं। अब हाथ से इतना मजबूत नहीं होगा ना इनका कि एकदम पकड़ के बोल्टो ऐंठ देंगे खुल जाएगा। क्या करिए हैं, ये सलाई रिंच लेके आए हैं, इसको सलाई रिंच कहते हैं। और कुछ बड़ी होती है कुछ छोटी होती है। सलाई रिंच को बोल्टो हम लगा कस दिए हैं और देखो खींच रहे हैं। इसका मतलब ये बल लगा रहे हैं। खींचना का मतलब क्या होता है, बल लगाना होता है कि नहीं होता है, बल लगा रहे हैं। और जब बल लगाएंगे खींचेंगे बहुत तेजी से तो ये क्या होगी, खुल जाएगी। इसी क्या बोलते हैं, बल लगा के कोई काम कर रहे हैं। और जब कोई बल ऐसा काम करे जो घूर्णन पैदा करने वाला, तो उसे क्या कह देते हैं, बलाघूर्ण कह देते हैं। बात समझ रहे हो। अब देखिए, ये देखो, ये लकड़ी का टुकड़ा है, यहां हम एक कील ठोक दिए हैं। तो कील ठोक दिए हैं तो इसको हम घुमा सकते हैं पूरा पूरा इसे। तो जहां क्लियर ठोके हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, यानी एक्सिस बोलते हैं। और कभी कभी इसी को ना पाइवोट कहा दिया जाता है। क्या, पाइवोट। ये सब ध्यान रखना, ये टेक्निकल टर्म थोड़े थोड़े, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर टेक्निकली पूछ लिया जाए तो ठेठ भाषा में थोड़ी समझेंगे। टेक्निकली पूछेगा टेक्निकली बोलेंगे, और हम लोग टेक्निकल आदमी हैं ही हैं। तो एक्सिस या पाइवोट बोलते हैं इसको। जहां बल लगाते हैं उसको क्या बोल देंगे, फोर्स। तो ये क्या हो गया, ये फोर्स हो गया, है ना, एफ नाम दे दिया हमने इसको। और देखो, ये जहां हमने कील ठोकी है, यानी जो पाइवोट है, जहां अक्ष है, वहां से वो जहां बल लगा रहे हैं, इसके बीच की दूरी को क्या नाम दे देते हैं, आर। आर को क्या बोलते हैं यहाँ पे, आघूर्ण भुजा बोल देते हैं। तो चलो हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, इसको समझ भी लेना अच्छे से, ठीक है। एफ क्या है यहाँ पे, एफ है फोर्स, यानी कि बल। बोलो बात समझ में आ रही है। और आर क्या है यहाँ पे, आर है आघूर्ण भुजा। आजकल ठंडी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। आघूर्ण भुजा, हथवा अथवा रेटिंग वोटिंग समझ में नहीं आ रही कहां जा रही है। तो आघूर्ण भुजा का अगर हम डेफिनेशन पूछे तो क्या बताओगे, कि जो अक्ष है जहां कील ठोकी गई है, उस अक्ष से वो जहां बल लगा रहे हैं उसके बीच की दूरी क्या बोल देते हैं, आघूर्ण भुजा बोल देते हैं। और जब बल लगाएंगे तो अगर बल सफिशियंट होगा तो ये क्या करेगा, घूमेगा इसे इसे करके, है ना, घिरनी बन जाएगा पूरा। तो इसी क्या बोल देते हैं, बल आघूर्ण। अब अगर हम बल आघूर्ण की बात करें तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, देखो टाउ से। ये इसको टाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाउ। टी नहीं होता, हल्का से देखो, ये निचवा जो है ना टेढ़ा होता है, लंगड़ा है ये टी, लंगड़ा टिक टाउ बोल देते हैं। टाउ क्या हो जाएगा,
जो बल लगाए हैं एफ, और जो ये हमारी डिस्टेंस है जिसको हम आघूर्ण भुजा बोले हैं यानी आर। कभी कभी लोग इसको डी भी लिख देते हैं, तो चाहे आर लिखो चाहे डी लिखो चाहे एक्स लिखो, दिक्कत क्या है, चाहे जो लिख दो, है तो लंबाई है ना। लेकिन अब एक बात जान लो, ये जो बल है ये हमारा सदिश राशि है, और ये जो आर है ये डिस्टेंस है ना। तो ये डिस्टेंस वास्तव में डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ रहे हो, विस्थापन। तो ये दोनों कैसी हैं, सदिश राशि हैं, और दोनों को गुणा हो रहा है। तो यहां देखो बलाघूर्ण, अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, तो बलाघूर्ण इस तरफ। हम उल्टा घुमाएंगे, नीचे की तरफ बल लगाएंगे तो नीचे घूमेगा, है ना। तो बलाघूर्ण इस तरफ, तो मतलब बलाघूर्ण में दिशा है, और दिशा है तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसका मतलब हो गया अगर सदिश राशि है तो इतना तो तुम पढ़े ही हो कि दो सदिश का गुणा हो रहा है, एफ का और विस्थापन का, यानी बल और विस्थापन का। और कभी आगे पढ़ाई भी थी तुमको कि बल और विस्थापन का गुणा जो होता है अगर डॉट से होता है, यानी एफडी जिसको बोलते हैं, याद आ रहा है कुछ, जिसको कार्य बोल देते थे, वर्ग। और अगर इन्हीं गुणा देखो क्रॉस से हो गया, क्रॉस का मतलब जानते हो कि नहीं जानते हो, अगर एफ इंटू डी क्रॉस में हो गया, क्रॉस का मतलब जब दुई वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई क्रॉस से होता है ना, तो उसको क्या बोल देते हैं कि ये सदिश गुणनफल है। और ये पहला वाला क्या है, ये अदिश गुणनफल है देखो दोनों एक के गुणा हो रहा है, लेकिन कहीं ये बन गया सदिश और कहीं बन गया अदिश। तो कार्य हमारी कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। बात समझ में आ रही है। और किसी को चाटा मारो, चाहे दाएं हाथ से मारो चाहे बाएं हाथ से, क्या फर्क पड़ता है, काम तो किए ना। लेकिन अगर हम आघूर्ण की बात करेंगे तो यहां हमें बताना पड़ेगा किधर घुमाए हो। भाई देखो अगर इसको हम इस तरफ घुमा रहे हैं, ये भाई साहब देखो ऐसे बल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब ये खोल रहे हैं। कहीं अगर उल्टा बल लगा दिए तो इसका मतलब ये बंद कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। तो इसका मतलब घूर्णन बहुत जरूरी है, दिशा बताना। तो पता लगा खोलने कहा गया, तुम बंद किए पड़े हो। तो इसका मतलब हो गया कि जो बलाघूर्ण होता है उसमें दिशा होती है, और दिशा है तो ये कैसी राशि है, ये सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं इसको। बात समझ में आ रही है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधी सी बात है कि इसका मात्रक वही होगा जो बल का, जो कार्य का मात्रक था। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। बल का मात्रक होता है न्यूटन, और आर यानी लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो न्यूटन मीटर इसका मात्रक हो गया। अरे समझ रहे हो बात। चलो आगे देखते हैं कुछ और बात। मात्रक को यही नोट कर लो, कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि है, और मात्रक हो जाएगा क्या, न्यूटन मीटर। अरे इतनी बात तो समझ गए कि नहीं समझ गए। अब देखो जैसे सलाई रिंच होती है ना, एक रिंच होती है, एक सलाई रिंच, ये क्या है, ये सलाई रिंच है। ऐसे एक रिंच भी होती है। रिंच में क्या करते हैं, बोल्टों में घुसाते हैं और उसको घुमाने लगते हैं। तो एक बात जान लो जरा, यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल, ये देखो दिखा रहे हैं तुमको, ये देखो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जितने भी टॉपिक तुमको बता रहे हैं सब बहुत प्यार से पढ़ लेना, आज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और लाल ले लेते हैं, लाल बहुत प्यारा कलर होता है, खून का रंग भी लाल होता है, और सिंदूर का रंग भी लाल होता है, लेकिन मांग में सिंदूर भरा जाता है, खून नहीं। चलो देखो ये बोल्ट था, ये रिंच लगी है, और ये रिंच जहां पे ये यहीं घूमेगा, तो यहां से यहां बल लगा रहे हैं। तो बल देखो अगर ऐसे लगा रहे हैं, इसके दोनों की, ये देखो ये आगे बढ़ा दो तो ये हो जाएगा ना बल। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, तो इधर ये जो थोड़ा सा लिख दिए थे इसको हटा देते हैं, है ना। देखो बहुत ध्यान से समझना इन सब बातों को। देखो ये हमारी घूर्णन भुजा हो गई, ये पूरी देखो आर लिखा है ना, ये घूर्णन भुजा हो गई। जब हम बल लगा रहे हैं तो रिंचिया ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे बल लगाएंगे, तो ये बल की दिशा है हमारी वास्तविक बल की जो हम लगा रहे हैं। और ये जो वास्तविक बल हम लगा रहे हैं ये देखो हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज के साथ कुछ कोण बना रहा है, इसको हमने बोल दिया फाई कोण बना रहा है। तो फाई कोण जो बना रहा है उसके साथ की जो भुजा होगी ये एफ कॉस फाई हो जाएगा, और जो वर्टिकल होगा ये एफ साइन फाई होगा। अगर तुम कार्य वाला मात्रक हमारा पढ़े थे, कार्य वाला चैप्टर, तो वहां तुमको बताए थे कि क्षैतिज में जो करेंगे वो कार्य होगा, है, लेकिन जो ऊर्ध्वाधर होता है बल का मात्रक वो क्या वो जो बल का घटक वो क्या कराता है, वो हमारा बलाघूर्ण करा देता है, यानी घूर्णन। यानी ये जो हमारी भुजा है, इस भुजा के लंबवत बल लग रहा है देखो, यानी बल आघूर्ण के लिए जो बल चाहिए वो कैसा चाहिए, जो हमारी भुजा के लंबवत हो। और लंबवत बल यानी ऊर्ध्वाधर बल, तो ऊर्ध्वाधर बल क्या हो जाएगा, एफ साइन फाई हो जाएगा। समझ गए। यहीं से इसका मात्रक निकल के क्या जाता है,
देखो ये मात्रक नोट कर लेना, सॉरी ये फॉर्मूला नोट कर लेना। क्या हो जाता है एफ, अगर इसको हम आर बोल दें तो एफ आर, और ये आ जाएगा सॉरी साइन फाई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन फाई। तो कॉस फाई से होता था काम, और साइन फाई से क्या हो रहा है? बलाघूर्ण हो रहा है। अरे बात समझे? तो ये ध्यान रखना जरा। और फाई अगर जीरो हो गया यानी सेम दिशा में हो गया तो बलाघूर्ण जीरो हो जाएगा। इसे समझ लो, अगर हम रिंच लगा दिए हैं और हम इसको इसी दिशा में क्या करें, खींचें, तो ये रिंचिया बाहर नहीं चली आएगी, ये कहां घुमाएगी इसको। इसका मतलब बलाघूर्ण कितना हो जाएगा? जीरो। समझ रहे हो? तो इतना ध्यान रखना इस बात को। चलो आगे कुछ बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट जरा समझते हैं यहाँ पे। ये तो आप समझ ही लिए थे कि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है ना, वही देखो लिखा हुआ है। अब देखो एक बात जरा, अगर हम इसके और मात्रकों की बात करें तो द ट्रेडिशनल इंपीरियल एंड यूएस कस्टमरी यूनिट्स। अब जो अमेरिका अमेरिकन लोग होते हैं ना, वो बेसिकली न्यूटन वूटन नहीं समझते हैं, वो समझते हैं पौंड। जैसे बोलते हैं ना हमारा सर 2.5 से 3 पौंड का होता है ना, ऐसे ये पौंड और फुट समझते हैं, या पौंड या इंच समझते हैं। तो इसके मात्रक जरा ध्यान रखना। एक तो हो गया हमारा न्यूटन मीटर, ठीक है, ये एसआई मात्रक हो गया हमारा। दूसरा मात्रक अगर हम बोल दें यहाँ पे तो पौंड में भी बोल सकते हैं इसको, तो न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा? पौंड आ जाएगा, पौंड। और उसके बाद फुट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका अमेरिकन लोग फुट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो पौंड फुट या पौंड इंच, ये भी ध्यान रखना। चलो आगे देखो कुछ बात यहाँ पे। अब ये देखो बलाघूर्ण कैसी है? सदिश राशि है, अब बता चुके हैं हम आपको, और इसकी दिशा हमेशा आर और एफ के लंबवत होती है। सीधी सी बात है, देखो ये हमारा आर था, ये जो दूरी थी ये आर थी, और ये लंबवत इसके जो बल लगा इसी दिशा में हमारा बलाघूर्ण होगा। इन्हीं बलाघूर्ण के लिए एफ साइन फाई जो है ये इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन सा घटक है ये? तो ये ऊर्ध्वाधर घटक है, इसको नोट कर लो। कौन सा घटक है? ऊर्ध्वाधर घटक है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट। किसका वर्टिकल कंपोनेंट? बल का। बल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कराता है, बल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बलाघूर्ण बनाता है। समझ गए? और बलाघूर्ण की दिशा के लिए हम बताएं तो ये जो दाएं हाथ का फेंच का नियम है यही इस्तेमाल होता है। अब ये देखो जो नियम है इसको हम तुमको अभी इसी वीडियो में समझाएंगे थोड़ा आगे, लेकिन अभी ठीक है, इतना तुम नोट कर लो, ये तुम्हारे काम का है ये सब। अब जैसे देखो ये जो भाई साहब हैं ये क्या कर रहे हैं, कपड़ा गीला था इसको गार रहे हैं, गारने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इसको देखो घुमा रहे हैं, ऐंठ रहे हैं ना, तो ऐंठ रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि जो पानी को नीचे निकल रहा है, इसका मतलब ये काम नहीं कर रही है, क्या कर रहे हैं, ये घूर्णन पैदा कर रहे हैं। समझ गए बात? हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, काम के लिए हम जूल बोलते हैं न्यूटन मीटर को, लेकिन बलाघूर्ण के लिए जूल मत बोल देना, ठीक है। अब जैसे उदाहरण देखो कि जब किसी नट को खोलने के लिए कोई पाना, पाना का मतलब वही रिंच होती है, और इसमें हाथ द्वारा जोर लगाते हैं तो एक बल आरोपित होता है जिससे नट खुलने लगता है और खुल जाता है, या फिर बंद करना चाहे तो बंद भी हो जाता है। पाने के द्वारा हाथ से जो बल आरोपित होता है नट घुमाने के लिए, उसी कारण बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ है। और ये बल कौन सा होता है समझ रहे हो ना, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है बल का। और देखो जब किसी हाथ से चलने वाले जनरेटर का हैंडल जितना छोटा होता है, जनरेटर घुमाना उतना कठिन हो जाता है। अब भैया जितना बड़ा हैंडल होगा उतने बढ़िया चला पाएंगे, उतना बढ़िया घुमा पाएंगे। हैंडल जितनी छोटी होगी उतना ही धीरे चला पाएंगे, इसको उतना ही ताकत लगानी पड़ेगी। यानी कि एक बात जान लो, जो हमने अभी ये बलाघूर्ण बोला था, ये क्या बोला था, ये था एफ आर साइन थीटा, था कि नहीं था, साइन फाई। तो ये बल पे डिपेंड कर रहा है, ये घूर्णन भुजा पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर घूर्णन भुजा बड़ी है इसका मतलब जो ये हमारा बलाघूर्ण होगा वो ज्यादा होगा, यानी बहुत आसानी से घूम जाएगा, तो हमें कम बल लगाना पड़ेगा। और अगर घूर्णन भुजा छोटी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो दरवाजा खोलते हो तो जहां कब्जा होता है वहां से थोड़ी खोलते हो, जहां कुंडी लगी होती है वहां से खोलते हो दरवाजा, वहां से पकड़ते हो, आराम से धक्का देते हो, दरवाजा खुल जाता है। अगर तुमसे कहा जाए कि मान लो ये दरवाजा है, यहाँ कुंडी लगी है और यहाँ कब्जे लगे हैं, इसे कब्जे होते हैं ना, ये अक्ष हो गया हमारा, तो तुम यहां से खोलते हो तो बहुत आसानी से खुल जाता है। लेकिन तुमसे कहीं काम करो, यहाँ बल लगाओ, जहां कुंडी जहां कब्जा है वहां बल लगाओ, तो तुमको यही घुमाने के लिए बहुत बल लगाना पड़ेगा।
समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि तुमने जो तुम्हारी आघूर्ण भुजा पहले इतनी थी, अब तुम उसको इतने कर दी हो, बीता भर का कर दी हो। तो आघूर्ण भुजा कम कर दोगे तो बलाघूर्ण कम हो जाएगा, है ना? जितना बलाघूर्ण चाहिए खोलने के लिए उतना लगा ही नहीं पा रहे हो। तो अगर घूर्णन भुजा कम करोगे तो बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, और बल कम लगाना चाहते हो तो घूर्णन भुजा को बढ़ाओ। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे दिखा यही तो लिखा, जब किसी गेट को खोलने के लिए कब्जे के पास से बल लगाते हैं तो बहुत कठिनाई से खुलता है, लेकिन जब कब्जे से दूरी से जहां कुंडी लगी होती है वहां से अगर बल लगाते हैं बहुत आसानी से खुल जाता है ना? पेचकस के हत्थे को जितना अधिक पकड़ा जाता है, जितना अधिक से पकड़ा जाता है वो नट को उतनी आसानी से खोल लेता है। और जैसे मान लो पेचकस, कभी पेचकस वोचकस तो देखे ही होगे ना, पेचकस ऐसे होता है, ये ऊपर इसकी मुठिया होती है, ऐसे पेचकस होता है, यहां देखो ऐसा धारदार कुछ बना होता है। तो क्या करते हो, अगर यहां पकड़ के खोलने की कोशिश करोगे तो खोल लोगे आसानी से? नहीं, यहां पकड़ के खोलते हो बहुत आसानी से खोल लेते हो। क्यों? क्योंकि भाई जब घूर्णन भुजा बढ़ जाएगी तो बल कम लगाना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? बस इतना ध्यान रखना। तो ये सब एग्जाम्पल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? जितनी बड़ी आघूर्ण भुजा उतना ही कम बल। क्यों? क्योंकि बलाघूर्ण चाहिए हमको ज्यादा, और ज्यादा बलाघूर्ण के लिए हम बल काहे ज्यादा लगाएं, हम घूर्णन भुजा बड़ी ना कर दें। समझ गए कि नहीं? जैसे कार और की हैंडल होती है ना? कार की हैंडल स्टेयरिंग जब घुमाते हो, स्टेयरिंग जो होती है ऐसे तो होती है स्टेयरिंग, ये ऐसे लगे होते हैं ना, 3 ठो ऐसे निकले, यहां से घुमा लेते हो बहुत आसानी से घूम जाती हैं। लेकिन हम बोले कि यहीं से पकड़ के घुमाओ, आसानी से घूमेगी नहीं, बहुत बल लगाना पड़ेगा। और तो अब तो चलो मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का आने लगी हैं, और पहले के जमाने का अगर बोलते तुमसे ट्रक रोक हिला दो, तुम यहां से अगर बल लगाओगे तो घुमा ही नहीं पाओगे इसको, लटक जाओगे इसको पकड़ के, लेकिन घूमेगा नहीं। नल होता है, नल हैंडपंप होता है ना, इसे हैंडपंप हम तो देखे ही होगे यार, यहाँ इसे होता है ना। हम तुमसे अगर ये बोले कि यहां ना पकड़ के यहां से घुमाओ हैंडपंप को, तो यहां से अगर घुमाओगे ऊपर नीचे करोगे तो मतलब लीड भरी आ जाएगी तुम्हारी, इतना आसानी से नहीं घुमा पाओगे। समझ में आ रही बात? बस यही सब एग्जाम्पल है, इसको समझ लेना। अब देखो एक बात बहुत अच्छे से नोट कर लो, ये तो हम पढ़ेंगे अगले उसमें, जब हम लोग सेंटीपीटल फोर्स पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे जब टॉर्क जीरो होता है। टॉर्क है क्या पहले तो ये समझ लो, एफ आर कॉस थीटा है कि नहीं, एफ आर साइन थीटा है कि नहीं है? चलो फाई लिख देते हैं क्योंकि फाई पढ़े हैं। तो टॉर्क जीरो कब होगा? जब या तो हम बले ना लगाएं, बल जीरो कर दें, या हमारी जो घूर्णन भुजा है वही जीरो हो जाए। घूर्णन भुजा जीरो होने का मतलब कि जहां हमारा पाइवोट था ना वहीं से घुमाने लगे। अब सोचो, अगर हम यहाँ छेद किए हैं यहीं से घुमाना शुरू करें, घुमा पाओगे? अरे जिंदगी में नहीं घुमा पाओगे। मतलब चाहे तुम 2-4 ठो गोली ना खा लो लेकिन घुमा हुआ नहीं पाओगे, ठीक है? और चाहे दोनों मेहरारू मनसेदू दोनों मिल घुमाओ तब वो नहीं घुमा पाओगे। और चाहे जो ये फाई है ये जीरो हो जाए, फाई जीरो होने का मतलब ये लग रहा था लंबवत, जीरो होने का मतलब ये लगने लगे। तो भाई जब घुमाना इधर है, इधर खींचोगे तो थोड़ी ना घूमेगा, तो कॉमन सेंस की बात है। तो 3 चीजों जीरो होता है, लेकिन पहले ये जरा जान लो कि जब जीरो होता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? एंगुलर मोमेंटम, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? कोणीय। क्योंकि भाई देखो घूम रहा है तो कोण की बात करेंगे ना, तो कोणीय संवेग। यानी कि अगर हिंदी में इसको बोल दें कि जब बलाघूर्ण शून्य होता है तो क्या नियत रहता है? कोणीय संवेग नियत रहता है। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलो अब एक बात जान लो यहाँ पे बस, हमने अभी क्या बोला कि टाउ जीरो कब कब होगा? जब एफ आर साइन फाइव में से कोई भी एक जीरो हो जाए। चाहे तो हम बले ना लगाएं, बल जीरो हो जाए, चाहे हमारी घूर्णन भुजा जीरो हो जाए, यानी कि हम जहां पाइवोट है, जहां एक्सिस है वहीं घुमाना शुरू कर दें, और चाहे हम उसी दिशा में, जिस दिशा में हमारा पाइवोट, जिस दिशा में हमारी आघूर्ण भुजा है उसी दिशा में हम बल लगाएं, है ना? यानी कोण हमारा कितना बन जाए? 0 डिग्री बन जाए। तब भी क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, घूमेगा नहीं। अब आओ इनके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर बलाघूर्ण में दिशा होती है तो कैसी होती है, किधर को पॉजिटिव मानते हैं किधर को नेगेटिव मानते हैं। तो देखो जो काउंटर क्लॉकवाइज दिशा होती है, काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब समझ रहे हो? यानी कि घड़ी जिस दिशा में चलती है उसकी काउंटर, काउंटर का मतलब उसकी उल्टी, ठीक है? और क्लॉकवाइज का मतलब जिस दिशा में घड़ी चलती है।
उस दिशा में। तो घड़ी की जो उल्टी दिशा है इसमें देखो पॉजिटिव मानते हैं, और घड़ी की जो विपरीत दिशा हम घड़ी चलते हैं अगर उसी दिशा में हम बोलें तो उसको दिशा में क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज में पॉजिटिव होगा, और अगर हम उल्टा चलेंगे तो उधर क्या होगा, नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है। तो बल आघूर्ण की दिशा पॉजिटिव किधर होती है, जब हम घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं, और जब हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो नेगेटिव होता है। तो ये फिगर ध्यान रखना, तुमको ध्यान रहेगा ये सब। अब देखो आगे तुमको बताए थे ना कि दाएं हाथ का पेंच का नियम लगता है, तो क्या है ये पेंच का नियम। तो देखो इस घिरने घुमाना है, तो यहां से पकड़ के रोटेट अगर कर रहे हैं तो अंगूठा किधर, इधर बाहर काम करेगा नहीं करेगा। जिस दिशा में अंगूठा होगा उसी दिशा में हम देखो बल किधर लगा रहे हैं, इधर लगा रहे हैं। घूर्णन भुजा किधर है, ऊपर की तरफ है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो लेकिन जो हमारा ये लग रहा है टॉर्क, इसकी दिशा किधर है, तो ऐसे पकड़ लो जैसे ये पकड़े हैं भाई साहब, और अपना अंगूठा इस तरफ दिखा दो। जिधर अंगूठा जाएगा उसी दिशा में होगा, ये घूमेगा। अगर हम उल्टा पकड़ लें तो अंगूठा इस तरफ चला जाएगा, तो हम इधर घुमाएंगे, इसको उल्टा घुमाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है। तो जिस दिशा में अंगूठा होगा वही बताएगा कि हमारे टॉर्क की दिशा कौन सी है। ये किससे पता करते हैं, ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से पता करते हैं। इतना समझ गए। चलो और आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है सरफेस टेंशन। लेकिन सरफेस टेंशन को समझने से पहले ये दो चीजें पढ़ लो, ससंजक बल, आसंजक बल, क्या होता है ये सब। अब देखो ससंजक, सा यानी कि कोहेसिव। अगर इंग्लिश में देखो तो क्या बोलते हैं, कोहेसिव। जैसे कलीग्स होते हैं ना, कुलीग्स बोलते हैं ना, कुलीग्स, जो साथ साथ काम करें उसको कुलीग्स बोलते हैं, है ना। और एडहेसिव का मतलब क्या हो गया, आसंजक का मतलब जो दूसरी जगह से बल लगे। मतलब अगर आप समझने की कोशिश करो, जब एक के पदार्थ के अणुओं के मल, एक ही पदार्थ अगर है, जैसे मान लो दूध है, तो दूध में जितने भी अणु होंगे वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे से चिपकने की कोशिश करेंगे। तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगेगा उसको बोलते हैं ससंजक। जब एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको बोलते हैं ससंजक। लेकिन जब दुई पदार्थों के बीच में आकर्षण बल लगता है तो उसको बोलते हैं आसंजक। जैसे तुम्हारी मेहरारू है, तुम्हें चिपक रही है, उसको बोलेंगे तुम दोनों के बीच में कैसा बल है, ससंजक बल है। लेकिन तुम्हारी मेहरारू दूसरे से चिपक रही है तो इसका मतलब कि उन दोनों के बीच में कैसा बल है, आसंजक बल है। समझ रहे हो बात की नहीं। तो आसंजक बल जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है, जैसे मान लो हम दूध है और पानी है, दोनों मिला दिए, तो दूध के अणु पानी के अणु जब मिल गए तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा है उसे क्या बोल देंगे, आसंजक बल। यानी दूध वाला जब दूध में पानी मिलाता है तो किसके कारण मिला पाता है, आसंजक बल के कारण। तो आसंजक का मतलब आ से ध्यान रखो, अलग अलग, अलग अलग परमाणु। ससंजक का मतलब सेम, ध्यान रखो, सेम सेम। तो जब सेम सेम यानी एक ही परमाणु के बीच में जब कोई बल लगता है अणुओं के बीच में, तो उसी को बोलते हैं ससंजक बल। और जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच में जो बल लगता है उसको क्या बोल देते हैं, आसंजक बल। बात समझ में आ रही है। देखो यही लिखा है, आसंजक बल के कारण ही वस्तुएं जो हैं एक दूसरे से चिपकती हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे जो ठोस होते हैं, ठोस, वो ठोस जो है उनके बीच में जो संजक बल का मान होता है ना बहुत अधिक होता है। क्यों, क्योंकि अगर उनके अणु एक दूसरे से चिपकते नहीं तो वो ठोस एक निश्चित रूप नहीं ले पाते। अगर उनका आकार निश्चित है इसका मतलब हो गया कि वो जो है वो उनके बीच में जो संजक बल है उनके अणुओं के बीच में वो बहुत अधिक है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें तो गैसों के बीच में देखो, गैसों का कोई आकार तो निश्चित नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि उनके जो अणु हैं आपस में ही एक दूसरे से बहुत प्यार नहीं करते हैं, यानी वहां संजक बल का मान बहुत कम होता है, क्षीण होता है। तो संजक बल अगर ज्यादा होगा तो मतलब अणु एक ही पदार्थ के अंदर समान आकार ले सकते हैं, और संजक बल अगर कम होगा तो मतलब कि आकार अनिश्चित हो सकता है, जैसे गैस, है ना। अब देखो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखो जैसे पानी है, पानी क्या करता है, कपड़ा भिगो देता है ना, और चिपक जाता है। इसका मतलब अब देखो एक कपड़ा चला है नया नया सा, उस पर कितना पानी डालो, कितना चाहे गिर जाए, लेकिन वो क्या करता है, उसको हटा देता है, वो उसको चिपकने नहीं देता है, उसमें दाग नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि पानी जो है कपड़ों पे काहे चिपक रहा है, किसी को काहे भिगो रहा है, क्योंकि पानी
कि अंदर एक क्या है, ससंजक बल कम है, आसंजक बल ज्यादा है। जिसके अंदर आसंजक बल ज्यादा होगा, अब जैसे कभी गोंद खरीदी और ले हुई, उसके ऊपर देखो लिखा होता है एडहेसिव इन नेचर, यानी जिसके अंदर किसी को चिपकाने की, किसी दूसरे से चिपकने की, बेवफाई करने की प्रवृत्ति, या तो अपने से नहीं चिपकेगा, दूसरे का चिपकेगा ससुरा जाके, तो वो क्या है, वो एक तरह का आसंजक बल ज्यादा है उसमें। लेकिन जो खुदे चिपकेंगे, अपने में रहेंगे, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर ससंजक बल ज्यादा है। तो पानी के अंदर दूसरे चिपकाने की ज्यादा प्रवृत्ति होती है। इसे कभी कभी बचपन में क्या था, जब ले नहीं होती थी तो हम लोग क्या करते थे, ऐसे मुंह में हाथ डाल के थूक लगा के क्या करते थे, पन्ना पलटते थे, तो पन्ना हाथ में चिपकता था कि नहीं चिपकता था। तो भाई जो हमारा थूक है वो भी तो एक तरह पानी ही तो है। तो पानी क्या करता है, दूसरों को चिपकाता है। तो पानी के अंदर जब दूसरों को चिपका रहा है तो मतलब आसंजक बल ज्यादा है ना। अब मार्कर से बोर्ड पे काहे लिख पाते हैं, क्योंकि मार्कर के जो अणु हैं, जो मार्कर में स्याही है उसके जो अणु हैं, और जो बोर्ड है व्हाइट बोर्ड, उसके जो अणु हैं, वो दोनों जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो दो अलग अलग पदार्थ हो गए ना, एक मार्कर हो गया और एक तुम्हारा वो व्हाइट बोर्ड हो गया। तो इसका मतलब जब दोनों लिख पा रहे हैं, इनके अंदर कैसा होगा, आसंजक बल ज्यादा होगा। जैसे परमानेंट मार्कर होता है, उसके अंदर ससुरा इतना ज्यादा आसंजक बल हो जाता है, अगर लिख दिए तो छुटवा ही नहीं करेगा वो, समझ रहे हो ना। और छुटता कैसे है फिर, जब हम लोग वही थोड़ा एसिड उसिड लगा के ना उसको साफ करते हैं, तो क्या करता है एसिड, एसिड ये करता है कि जो उनके बीच में आसंजक बल था एकदम जबरदस्त वाला, है ना, उसमें दरार डाल देता है, उसको तोड़ देता है। तोड़ देता है तो जब आसंजक बल जो जिसके कारण चिपके थे वह टूट गया है, इसका मतलब हो गया कि भाई बाहर निकल लिए वो, वहां से हट गए मार्कर राम वहां से। अब पेन से हम किसी पेपर के ऊपर कैसे लिख लेते हैं, इसीलिए लिख लेते हैं क्योंकि पेन के अणु यानी स्याही के अणु और जो किताब उताब कापी उपी जिसपे लिखते हैं पेपर, उसके अणु एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इतना आकर्षित कर लेते हैं कि चिपक जाते हैं उसमें जाके। इसका मतलब दो अलग अलग पदार्थ हैं, दो अलग अलग पदार्थ के बीच में अगर एक दूसरे से चिपकना हो रहा है तो इसका मतलब आसंजक बल ज्यादा है। और सोचो अगर उसी पेपरवा पे अगर हम तेल लगा दें तो लिख लोगे, नहीं। काहे, काहे का तेल के और जो स्याही है इनके अणुओं के बीच में आसंजक बल इतना नहीं है जितना कागज के साथ था। तो कागज के साथ इनका चिपकना अच्छा होता है, लेकिन तेल के साथ नहीं, इसलिए तेल वाली चीजों पे बहुत नहीं लिख पाते हैं। अब जैसे देखो दूध और पानी आपस में चिपक जा रहे हैं, मिल जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि दूध कहाँ है कहाँ पानी है। इसका मतलब ये दोनों के अणुओं के बीच में जो आसंजक बल है वो बहुत अधिक है, तभी तो मिल ले रहे हैं। अब देखो जैसे कजरोटा लगाते हैं, काजल ओजल लगाते हैं तो क्या होता है, आंख में देखो ये ब्यूटीफुल लेडी का लगाया है, काजल लगाया है, तो काजल आंखियों में कैसे लगा हुआ है, चिपक काहे गया है, तो इसी वजह से तो चिपका है। और आजकल तो भाई साहब इतना तगड़ा मेकअप आ रहा है जिसमें आसंजक बल इतना अधिक है कि ससुरा रात तो तुम्हारी बीत जाती खाली मेकअप हुए हटाने में। अब फिर मम्मी सुबह खटखटाती हैं, खुशखबरी के लिए तुमसे पूछती हैं, लेकिन अब क्या करोगे, रात भर मेकअप हुए नहीं हटा पाए थे। तो काजल का जो आंख पर लगा होना होता है वो किसके कारण होता है, आसंजक बल के कारण होता है। अरे समझे। जैसे लेही, ससुर देखो लेही लिखा है, लेही नहीं होता है, लेही होता है। लेई वस्तु कैसे चिपका लेती है, क्योंकि लेई के अंदर आसंजक प्रवृत्ति होती है? अपने में नहीं खुश हैं, दूसरे जाके चिपकेंगे। ये सब जितने आसंजक वाले हैं ना, ये सब साले बेवफा होते हैं, सोनम गुप्ता तरह। अब देखो लिपस्टिक, ये लाली जो है ये कैसे लग जाती है होठवा पे, तो अब तो कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग करिए 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 कर लेते हैं, है ना, इसे लगता है मोबिल ओबिल चिपका लिए इसी में। तो लिपस्टिक जो होती है वो कैसे लाल लाल बना देती है होठवा को, चिपक जाती है इस पे जाके। तो इसका मतलब लिपस्टिक के अंदर भी कैसा गुण है, आसंजक गुण है, तभी तो लिपस्टिक के अणु होठ के अणुओं से जाके चिपक जाते हैं, है ना। चिपकना किसी और से चाहिए था, जाके होठ से चिपक रहे हैं। अब अगर बोल जाए कि कांच पर लिखने के लिए, तो कांच पे लिख थोड़ी ना पाओगे मार्कर से, तो कांच पे लिखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, HF का, ये भी ध्यान रखना। H से होता है हाइड्रो और F से होता है फ्लोरिक, ये ध्यान रख लेना, पूछा गया एग्जाम में तुम्हारे, हैं। तो चलो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुमको दे दिए हैं, अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो। अब चलो बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। तो क्या होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। जिसकी सरफेस पे जितनी ज्यादा टेंशन होगी उसी का पृष्ठ तनाव उतना ज्यादा होगा, जान लो। अब सरफेस टेंशन क्या कहते हैं,
द्रव या सतह का पृष्ठ का एक विशिष्ट गुण होता है। अच्छा, जो पृष्ठ तनाव के कारण द्रव अपने पृष्ठ का क्षेत्रफल न्यूनतम करने की कोशिश करते हैं। अब तुमको समझ में तो आया नहीं होगा ये क्या है, आओ समझाते हैं। जैसे मान लो पानी है, पानी को अगर इसे फर्श पे गिरा दो तो ये पानी बहुत आवारा होता है, ये फैलना शुरू कर देता है ना, जिधर जगह पाएगा उधर ही निकल लेगा। लेकिन अगर हम तुमसे कहें कि दही गिरा दो या तुमसे कहें शहद गिरा दो, है, तो ये इतनी आसानी से नहीं फैलते जितना पानी फैल जाता है। तो पानी के अंदर का जो पृष्ठ तनाव है वो कम है। तो पृष्ठ तनाव क्या करता है, अपना जो क्षेत्रफल है उसको कम करने की कोशिश करता है। जिसका पृष्ठ तनाव जितना ज्यादा होगा वो अपने क्षेत्र को उतना बांध के रखेगा, और जिसका पृष्ठ तनाव जितना कम होगा वो अपने क्षेत्र को उतना खोल के रखेगा, उतना फैलेगा। अब जैसे घर में रहते हो, जब पापा घर में रहते हैं तो बहुत चौड़ियाते नहीं हो, एकदम सिकुड़ के रहते हो एकदम, है ना। पृष्ठ तनाव कम किए हैं पापा तुम्हारा, पृष्ठ तनाव बढ़ा दिए पूरा पूरा। तो पापा है, तनाव बढ़ा रहता है ना एकदम पूरा घर में, कहीं इधर उधर थोड़ा सा भी लपड़ झुपड़ किए तो सीधे वो लपड़िया देते हैं। तो पापा एक डिसिप्लिन, तो पृष्ठ तनाव को समझो डिसिप्लिन, यानी कि जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव उतना ज्यादा डिसिप्लिन, तो उतना ही ज्यादा आवारापन कम होगा, है ना। आवारापन बंजारापन उतना ही कम होता है। बंजारे क्यों बंजारे होते हैं, क्योंकि उनका पृष्ठ तनाव बहुत कम होता है, किधर भी निकल लेते हैं। तो पृष्ठ तनाव डिसिप्लिन पैदा करता है, इतना जान लो खाली। यानी कि जब जैसे पापा घर से बाहर निकले तो मम्मी फिर कौन सुनता है? तो फिर जैसे पापा घर से बाहर निकले, निकल लिए गोली लेके, गुल्ली डंडा खेलने के लिए। चलो निरहु तुम भी चलो, हम चले, तुम्हारो पापा गए हमरो पापा गए, आओ मिलते हैं चलो। यही तो होता है कि नहीं होता है। तो पृष्ठ तनाव क्या करता है, जो क्षेत्रफल है ना उसको कम करने की कोशिश करता है, बहुत चौड़ियाने नहीं देता है। ये पृष्ठ तनाव काम है। जितना ज्यादा पृष्ठ तनाव होगा क्षेत्रफल उतना कम होगा, जितना कम पृष्ठ तनाव होगा क्षेत्रफल उतना ज्यादा होगा, ये जान लो। अच्छा, तरल अणुओं के बीच में लगने वाला जो अंतरा आणिक बल है पृष्ठ सतह तनाव की इस घटना के लिए जिम्मेदार होता है। जितने भी अणु अभी आपको बताया था ना कि अगर एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लग रहा है तो उस तरह के अणु को क्या, उस तरह के बल को क्या बोलते हैं, उस तरह के बल को बोलते हैं ससंजक बल। तो यही एक तरह का अंतरा आणविक बल है जो अणुओं के बीच में लगता है, तो आकर्षण बल है ना। तो जिसके ज्यादा आकर्षण बल होगा, जिसके अंदर ससंजक बल ज्यादा होगा उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा, वो ज्यादा चौड़ी आने नहीं देगा। लेकिन जिसके अंदर ये बल जो है वो कम होगा, डिसिप्लिन नहीं होगी, वो चौड़ी आएगा, बाहर भागेगा। तो पानी के अंदर जो है पृष्ठ तनाव कैसा है, अगर शहद की बात करें तो शहद की अपेक्षा पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है, तभी तो पानी खूब चौड़ी आता है, फैलता है। लेकिन ससुर अब ये शहद है तो शहद का जो पृष्ठ तनाव वो ज्यादा है, तभी इसका क्षेत्रफल कम रहता है, ये ज्यादा फैलता नहीं है। तो एक बात जान लो, जिसका पृष्ठ तनाव कम वो ज्यादा फैलेगा, चौड़ी आएगा बहुत, और जिसका उसको कोई तनाव ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है, चौड़ी आएगा। लेकिन जिसके अंदर तनाव है, जिसके अंदर टेंशन है, जिसके अंदर डिसिप्लिन है, वो उतना नहीं अपना क्षेत्रफल बढ़ा पाएगा। तो सीधा सा बात इतना है कि पृष्ठ तनाव क्षेत्रफल को कम करने के लिए जिम्मेदार है। इतना समझ गए। अब जैसे ठोस लोग होते हैं तो ठोसों का अंतरा आणविक बल यानी ससंजक बल बहुत अधिक होता है। मतलब इनका पृष्ठ तनाव इतना अधिक है कि अगर गिरा दो तो अपनी जगह पड़े होते हैं, ऐसे ही ये भागने नहीं देते हैं किसी को एक दूसरे की जगह। मतलब पापा हमेशा सुटकुली लेके बैठे हैं, ससुर अगर बाहर निकलने की कोशिश करोगे लतिका दिए जाओगे, समझे। और मम्मी को टाइट है वहां पे, मम्मी भी चप्पल लेके बैठी है, कूची लेके बैठी है, जहां तुम इधर उधर करने की कोशिश किए दई दनादन कूची दौरा हुई है तुम्हारा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है पृष्ठ तनाव, इसको समझ लो, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं मजे से थोड़ा हट के। अब देखिए देखो, अब यहां देखो जो कण था, ये भाई साहब यहाँ पे थे, इनके बीच में जितने भी कण थे ये सब क्या कर रहे थे, बल लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे। इनका हर दिशा बल लग रहा था, एक दूसरे के बीच में अंतराल, भाई कई सारे यहाँ पे बल वो होंगे, अणु होंगे, तो इनका तो हर दिशा समान बल लग रहा है, इनका अंतराणविक बल कैसा होगा, ज्यादा होगा। लेकिन जो भाई साहब यहाँ पे हैं देखो, इनको तो खाली इधर से मिल रहा है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 अणु हैं, लेकिन यहाँ देखो कम से कम 10 अणु हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए। तो भाई 5 अणु कम खींचेंगे, 10 अणु ज्यादा खींचेंगे, तो यहाँ पे आणविक बल ज्यादा होगा, यहाँ पे आणविक बल कम होगा। तो जहां आणविक बल ज्यादा होगा वो ज्यादा पृष्ठ तनाव वाले होंगे, जहां आणविक बल कम होगा वो कम पृष्ठ तनाव वाले होंगे। यानी सतह पे जो होता है वो आणविक बल कैसा होता है, कम होता है। समझ गए। चलो
अच्छा, इसका मात्रक देख लो। मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। पृष्ठ तनाव की अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो इसको टी से डिनोट करते हैं सरफेस टेंशन को। ये क्या होता है? एफ अपॉन एल होता है। इसका फॉर्मूला नोट कर लो, एफ अपॉन एल। टी क्या हो जाएगा? एफ अपॉन एल। एफ क्या है? बल। एल क्या है? लंबाई। यानी एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है उसे क्या बोल देते हैं? हम पृष्ठ तनाव बोल देते हैं। बात समझे? तो एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव। तो मात्रा क्या हो गया? न्यूटन पर मीटर हो गया। अच्छा, एक बात और देख लो जरा, यहाँ पे हमने क्या किया? ऊपर एल से गुणा कर दिया, नीचे एल से गुणा कर दिया। ऊपर एफ एल, बताओ डब्ल्यू बराबर वर्क बराबर क्या होता है? कार्य। कार्य बराबर होता है ना एफ डी। डी की जगह पर अगर एल ले लें तो एफ एल हो गया, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर को क्या बोलते हैं? वर्क भी तो बोलते हैं। और नीचे देखो एल इंटू एल, यानी कि ये तो स्क्वायर में आ रहा है, तो एरिया हो जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया? वर्क हो गया, और नीचे क्या हो गया? एरिया हो गया। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो एक और मात्रक नोट कर लो। वर्क का जो मात्रक होता है वो होता है जूल, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो एक मात्रक तो हो गया न्यूटन पर मीटर, दूसरा का मात्रक हो गया जूल पर मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और सरफेस टेंशन कैसी राशि है? एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। क्योंकि दिशा उससे कोई मतलब नहीं है, टेंशन है तो हर तरफ है, एक पर्टिकुलर दिशा नहीं है इसमें। और जहां पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है, बहुत सारी दिशाएं होती हैं, तो वहां पे हम उस राशि को क्या बोलते हैं? दिशा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। तो हमारे ख्याल से इतनी बात समझ गए होगे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं थोड़ा। हाँ देखो, लिखा है स्केलर क्वांटिटी है, हैं? द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने पर किया गया कार्य। भाई सीधी सी बात है, हमने तुमको द्विमात्रक बताए हैं। कौन कौन सा? ये सब हटा के जरा देखो, मात्रक लिख दे रहे हैं यहाँ पे अच्छे से। एक तो पृष्ठ तनाव को टी से डिनोट करते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाता है? एफ अपॉन एल, जहां एफ क्या है? फोर्स है, एल क्या है? लेंथ है, यानी लंबाई है। दूसरा हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया इसका? कि वर्क अपॉन एरिया, है ना? तो चाहे हम ये बोले कि एकांक लंबाई में किया गया कार्य, कि एकांक लंबाई पे लगने वाला बल, या हम ये बोल दें कि एकांक क्षेत्रफल पर किया गया कार्य। तो अगर एकांक क्षेत्रफल पे किया गया कार्य है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ये जूल पर मीटर स्क्वायर है। कैसी राशि है? तो एक अदिश राशि है। अब देखो, अब अगर ताप बढ़ाएंगे, अब मतलब क्षेत्रफल कम करने का मतलब क्या है? सिकुड़ा हुआ है ना वो, पूरा पूरा एकदम सिकोड़ के रखे अपने आप को, और ताप बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। भाई मान लो तुमको अभी अग्नि में झोंक दिया जाए तो क्या करोगे? तुम्हारी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? छन छनक भागोगे पूरी तरह से। तो जब ताप बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है। और जो अणु, पापा कितनों बाहर डंडा लेके बैठे हो, अगर घर में आग लग गई तो तुम कहाँ करोगे? बाहर भागोगे? नहीं भागोगे। इसका मतलब हो गया कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम होगा। तो एक बात ध्यान रखना, अभी ये रिलेशन हम तुमको समझाएंगे, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आगे चल के भी, अभी इसी वीडियो में, लेकिन इतना ध्यान रखो। एक होता है क्रांतिक ताप, जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जो पृष्ठ तनाव है ना, वो क्रिटिकल टेम्परेचर पे 0 हो जाता है, यानी कोई मतलब नहीं। पापा घर में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, पापा मर गए, कोई मतलब नहीं इससे। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो पृष्ठ तनाव होता है वो 0 होता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये सब अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर पर भी ज्यादा नहीं घुसेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, या जब हम लोग हीट पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे इसको, है। चलो अब समझो एक बात इंपॉर्टेंट। कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे ये है कीड़े मकोड़े, ये पानी चल लेते हैं, तो ये आर्किमिडीज से थोड़ी चलते हैं। ये किससे चलते हैं? ये पृष्ठ तनाव कारण चलते हैं। कि भाई इतना तनाव है इसके अंदर कि कोई अंदर नहीं घुस सकता है। अगर अंदर नहीं घुसेंगे मतलब डूबेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं चल लेंगे। तो पहले साधु महात्मा होते थे, वो देखो जल पे क्या करते थे? चलते रहते थे। इसका मतलब वो क्या करते थे? वो जल के पृष्ठ तनाव को इतना बढ़ा देते थे कि वो उसमें डूबते ही नहीं थे। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, देखो ये पहले जो तांबे ओबे का सिक्का नहीं आता था, उसको पानी में डाल दो, देखो ऊपर तैरता रहता है। इसे ये तैर रहा है ना सिक्का, ये तैरता रहता था। क्यों? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इसका पृष्ठ तनाव पानी पृष्ठ तनाव से कम है। या आप बोल सकते हो कि पानी पृष्ठ तनाव इसके पृष्ठ तनाव ज्यादा है, तभी तो ये इसमें डूब नहीं रहा है। तो जब पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो डूबेगा नहीं। तो यहाँ आर्किमिडीज का सिद्धांत काम नहीं करता। जैसे देखो आगे कुछ एग्जांपल, लार्वा जो है वो पानी में तैरते रहते हैं। ये लावा नहीं है, लार्वा है। लार्वा समझ रहे हो ना?
जो ये मक्खी मच्छर होते हैं, इनके जो अंडे होते हैं इनको लार्वा बोलते हैं। लार्वा पानी में तैरने का क्या कारण होता है? लार्वा पानी में तैरते हैं क्योंकि पानी का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है और लार्वा उसमें फिर डूबते नहीं, आसानी से तैरते रहते हैं मजे के साथ। नारियल का बुरादा होता है, जब कभी जूस वूस लेते हो, जैसे कि शेक को पीने लगे, मैडम भी कहीं है साथ में, तो वैसे क्या बोलते हो, भैया थोड़ा बुरादा डालो नारियल वाला, है डलवाते हो नहीं डलवाते हो? लस्सी उससे पीते हो तो उसमें नारियल बुरादा डलवा देते हो ना। तो बुरादा काहे नीचे नहीं आता है, ऊपर काहे तैरता रहता है? उसका सीधा सा रीजन है कि पृष्ठ तनाव जो है, जो लिक्विड पी रहे हो, जो जूस पी रहे हो, उसका ज्यादा है और तभी नारियल का बुरादा उसमें डूबता नहीं है। तो तैरने के एक कारण ये भी होता है पृष्ठ तनाव। तैरने के 3 कारण बताएंगे तुमको। पृष्ठ तनाव भी होता है, भार भी होता है और घनत्व भी होता है, लेकिन वो भार घनत्व और जब हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। अब जैसे सुई सुई पानी में तैरती रहती है, ऐसे खड़ी करके डालोगे तो नहीं तैरेगी, लेकिन बिठा के ऐसे डालोगे शांति के साथ ना, प्यार से, तो तैरने लगेगी। ऐसे ब्लेड है, ब्लेड को पानी में डाल दो तो ब्लेड पानी में तैरता रहता है ना। ब्रश जो है ये आपस में चिपक जाते हैं। जैसे देखो शादी, जब नहा वहा के आते हो तो पानी से बाल एकदम गीले रहते हैं, नहीं रहते हैं, एकदम चिपके रहते हैं। लेकिन जहां 2-4 बार एकदम भुर्र भुर्र मारे, एकदम हवा की है उसमें, आता नहीं है ब्लोअर, तो क्या होता है पूरा पूरा वो उसको पानी उड़ा देता है। पानी उड़ने का मतलब हो गया बाल एकदम तुम्हारे एकदम शाहरुख खान स्टाइल मुड़ते रहेंगे पूरे पूरे। जो ब्रश के आपस में चिपकते हैं, जैसे मान लो पेंट वेंट करते हो या दाढ़ी उड़ी बनाते हो ना, दाढ़ी उड़ी, और मंजन तो रोजे करते होगे। अब लड़कियां दाढ़ी कहाँ बनाएंगी, लेकिन मंजन तो रोज करती होंगी ना। तो जो ब्रश होता है उसको पानी में भिगोते हैं, देखो चिपक जाते हैं एकदम आराम से। काहे चिपकते हैं? क्योंकि आसंजक बल ज्यादा हो जाता है और चिपकने का कारण भाई पानी का गुण ही है चिपकाना। पानी तो हमेशा इसीलिए पैदा ही हुआ है, चिपकाएगा दूसरे को। तो ब्रश जो है वो आपस में क्या करते हैं, चिपक जाते हैं, उसके जो कण होते हैं, ब्रश के रेसे होते हैं। तो ये किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है, पृष्ठ तनाव कारण होता है। बाल का आपस में चिपकना बताया भी आपको। जैसे औरतें होती हैं बाल धो के आती हैं तो उनके बाल जो है वो एकदम चिपके रहते हैं। तो जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, जो थोड़ी मॉडर्न है, जो नौकरी वोकरी कर रही हैं तुम्हारी तरह पढ़ के, तो भाई जो हमारी वीडियो पढ़ लिया उस नौकरी करेगा ही करेगा है। और जो नौकरी करेगा वो क्या करेगा, फिर पैसा पाएगा। पैसा पाएगा तो ब्लोअर खरीदेगा, हेयर ड्रायर खरीदेगा, और क्या करेगा, उससे बाल सुखवाएगा। तो जब तक बाल सूखते नहीं तब तक बाल गीले रहते हैं, वो चिपके रहते हैं। तो जो बड़ी बड़ी चोटी दिखती है वो एकदम छोटिया एकदम पतलू, जैसे लगता है लकवा मारेगा इसको भी। पानी की बूंदें गोलाकार काहे होती हैं, इसका भी रीजन सरफेस टेंशन है। कि भाई सबसे जो कम क्षेत्रफल होता है वो गोले का होता है। जैसे मान लो हम बोले गोला, इसका क्षेत्रफल सबसे कम होता है। अब बोले कि क्यूब ले लो, जैसे कि घन बोलते हैं, घनाभ बोलते हैं, इसका क्षेत्रफल जो होता है वो ज्यादा होता है। तो गोले का क्षेत्रफल कम होता है, इसीलिए पानी जो है इसका पृष्ठ तनाव अगर ज्यादा है तो ये क्या करेगा, अपने क्षेत्रफल को कम करने की कोशिश करेगा। और क्षेत्रफल कम करने के लिए फिर वो किस आकार में बदल जाता है, गोले के आकार में बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए पानी की बूंद कैसी होती है, गोलाकार होती है। क्यों? इसका सबका देखो ये एग्जाम्पल जितने भी सब एग्जाम में पूछे गए हैं तो इसको ध्यान रखना, इन सब का रीजन क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है। अब जैसे साबुन है, डिटर्जेंट होता है, तो ये पृष्ठ तनाव क्या करते हैं, कम कर देते हैं। जैसे जब ये पानी वानी में मिलाए जाते हैं तो ये उसका पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं। यानी पानी का पृष्ठ तनाव तो एक तो पहले से ही कम था, ऊपर से ये और कम कर दिए। जब पृष्ठ तनाव कम हो गया तो पानी क्या करता है, जो हमारे कपड़े हैं उनके रेसे होते हैं ना, तो उनके रेसों में अंदर तक घुस जाते हैं और जहां कहीं गंदगी बैठी होती है उनको जाते हैं। तो जब गंदगी है तो सीधी सी बात है कि पानी है तो चिपकाएगा चिपकाएगा, तो गंदगी चिपक जाती है पानी में, और चिपक जाती है तो पानी के साथ जब गाड़ते हैं तो पूरी बाहर निकल आती है। कपड़ा धोने के लिए देखो हर जगह फिजिक्स का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन पता कुछ नहीं है कि कहाँ कहाँ हम कौन सा टेंशन यूज करते हैं। तो सरफेस पे टेंशन है, नाम है सरफेस टेंशन। ऐसे देखो जब बहुत गंदा कपड़ा होता है, कुटिया गया है, 1-1.5 महीना से नहाए, जैसे ठंडी खूब पड़ रही है, नहा वहाओगे नहीं, वह एक चड्डी पहने रहोगे 2-4 महीना तक, तो क्या होगा, गंदगी फैलेगी नहीं फैलेगी। तो जब गर्म पानी कर लो, उसमें डिटर्जेंट डाल दो और उसमें डाल दो अपना कपड़ा, तो एक तो पानी गर्म, पानी टेम्परेचर अगर बढ़ गया इसका मतलब पृष्ठ तनाव ऑटोमेटिकली कम हो गया। और फिर जो डिटर्जेंट उसमें पड़ गया उसने और कम कर दिया पृष्ठ तनाव। तो मतलब पानी पृष्ठ तनाव इतना कम हो गया, पानी बिल्कुल आवारा हो गया। अब जहां मन करेगा वहां घुसेगा, तो घुस गया पानी रेसे तक, एकदम अंदर अंदर बूंद बूंद करके घुस गया, और जितने वहां पे कण थे उनको चिपका के बाहर चला आया। अब देखो कुछ और बातें,
तापमान बढ़ने के साथ साथ पृष्ठ तनाव कम होता है तथा तापमान के कम होने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है। बता चुके हैं तुमको ये बात। एग्जाम्पल तौर के समझना चाहते हो? 2-4 एग्जाम्पल और देंगे अभी इसी में हम आपको। अब देखो जैसे दूध है, तो दूध खौलाते नहीं खौलाते हैं, तब उस पर कोई मलाई नहीं होती है। दूध खौल रहा होता है तो कोई मलाई नहीं बनती है। लेकिन जैसे दूध क्या होता है, एकदम उतार के रख दिए हैं, थोड़ी देर बाद जब दूध ठंडा होने लगता है तो देखो ऊपर मलाई जम जाती है ना। और मम्मी क्या होती है, उस मलाई को निकाल के उससे घी बना देती हैं। समझे कि नहीं समझे? तो जो मलाई ऊपर जम जाती है, ये मलाई कब जमती है? जब दूध अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है। तो जब दूध ठंडा हो रहा है तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम होगा। तापमान बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो रहा है, यानी उल्टा रिलेशन है कि नहीं है? और जब दूध ठंडा हो रहा है तो पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, यानी कि जब पृष्ठ तनाव बढ़ेगा तो डिसिप्लिन बढ़ेगा, और डिसिप्लिन बढ़ेगा तो क्षेत्रफल कम करेगा। इसका मतलब कि सीधी सी बात इतनी है कि जब कोई भी चीज ठंडी होती है तो उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, मतलब वो ज्यादा फैल नहीं पाती है। और ठंडे लोग ऐसे ज्यादा फैल नहीं पाते हैं। अब देखो चाय है, चाय गर्म रहती है तो उससे कभी मलाई नहीं पड़ती है। लेकिन चाय जैसी ठंडी आ गई, देखो एकदम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निकाल के पूरा एकदम कोनिया देते हैं शीशी में, पीते रहते हैं। तो चाय पे भी मलाई कब पड़ती है? जब चाय ठंडी होती है। ठंडे होने से क्या होता है कि तापमान कम हो रहा है। तापमान कम होने से क्या होता है? पृष्ठ तनाव बढ़ता है। और पृष्ठ तनाव बढ़ने से क्या होता है? डिसिप्लिन बढ़ती है। और डिसिप्लिन बढ़ने से क्या होता है कि क्षेत्रफल कम किया जाता है। क्षेत्रफल बढ़ने नहीं देता, चौड़िया नहीं पाते हो। अब देखो जैसे गर्म सूप है, ये पीने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब कैसे पीने में स्वादिष्ट लगता है? जैसे जब हम कभी सूप वूप पीते हैं तो सूप गर्म है, गर्म होने के कारण इसका पृष्ठ तनाव कम होगा, मतलब ये आवारा है, फैलेगा ज्यादा, चौड़ी आएगा ज्यादा। और जब ये चौड़ी आएगा तो सीधी सी बात है, जीभ पे पूरा फैल जाएगा। और जीभ पे ऐसे थोड़ी ना है कि आगे से चाट के हम बता देंगे कौन सा स्वाद है। कभी एक काम करो, जैसे कुछ मीठा या खट्टा रखा हो, आगे से इसे चाट लो हल्का सा, बिल्कुल बता नहीं पाओगे, एकदम आगे से एकदम बता नहीं पाओगे कि वो मीठा था खट्टा था। तो स्वाद के लिए भी अलग अलग जीभ के रीजन बने हैं। तो जब सारे रीजन पे फैल जाता है तो शुभ खट्टा मीठा तीता सीता सब होता है। उसमें थोड़ा सा तुम्हारी डार्लिंग का प्यार भी मिला होता है। तो सब कुछ पूरे एकदम जीभ पे लहरा जाएगा, तो वो क्या होगा, पूरा पूरा एकदम हर तरह का स्वाद उसमें दिख जाएगा फिर। इसीलिए बोलते हैं जब गर्म सूप पीते हैं तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। और जब ठंडा होता है तो पूरा एकदम लिबरा नहीं पाता पूरा जीभ पे, तो वो कैसा होता है, वो आपका पूरा एकदम ठंडा हो जाता है। जब हर क्षेत्र में जाएगा जीभ के, तभी बताएंगे कि वो किस स्वाद के आकार का है, कैसा स्वाद है उसका। तो इसीलिए गर्म सूप पीने में स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म है तो पृष्ठ तनाव कम है और वो पूरे के पूरे जीभ में फैल जाता है। अब देखो बिल्डिंग करने में सरफेस टेंशन का भी प्रयोग करते हैं। कैसे? अब जैसे मान लो ये एक रॉड है और ये दूसर की रॉड है, इन दोनों को जोड़ना है। तो क्या करते हैं, इसके बीच में बिल्डिंग करने वाले कुछ लिक्विड डालते हैं ना, ऐसे गरम गरम ऐसे छुआते हैं। तो ये लिक्विड है क्योंकि गर्म है बहुत ज्यादा, और गर्म का मतलब बिल्डिंग भी कई प्रकार की होती है, करीब 3400-3500 डिग्री की सेंटीग्रेड के आसपास तापमान होता है। यहाँ हम 40-45-50 में तो लुढ़क जाते हैं, ये 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान दे रहे हैं। तो ये पूरा लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, और लिक्विड फॉर्म में ये दोनों क्या करते हैं, आपस में मिट जाते हैं, और ये खींच लेता है अपनी तरफ। क्या करता है, आओ तुम हो तुम आओ, क्योंकि भाई टेम्परेचर ज्यादा है तो फैलेगा। लेकिन जब टेम्परेचर इसका कम होता है, जब इसको पानी डाल देते हैं इसके ऊपर, या जब इसको ठंडा करते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होने लगा। और टेम्परेचर कम होगा तो पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ेगा। और पृष्ठ तनाव बढ़ेगा मतलब डिसिप्लिन बढ़ेगा। और जब ये धीरे धीरे इसका डिसिप्लिन बढ़ता जाता है तो इतना बढ़ जाता है कि दोनों को चिपका लेता है एकदम से, जाने नहीं देंगे एक दूसरे को बाहर कहीं। समझे? बस इतना जान लो। आगे कुछ एग्जांपल जरा समझ लो। यहाँ पे घनत्व कम होने पे भी पृष्ठ तनाव कम होता है। और गंदे पानी पर अगर केरोसिन आदि का छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, लार्वा उसमें डूब जाते हैं। क्यों? जब गंदे पानी छिड़काव करेंगे तो गंदा पानी क्या करता है, पूरा का पूरा जो लार्वा वगैरह होता है, जो केरोसिन होता है, वो पानी के साथ जब घुलता है तो एक तो केरोसिन का पृष्ठ तनाव कम होता है, पानी का पृष्ठ तनाव केरोसिन से ज्यादा है। तो केरोसिन तो पहले तो डूबेगा नहीं, ऊपर ही ऊपर तैरता रहेगा। अब लार्वा जब उस पर, या फिर जो मच्छर उच्छर उस पर जब बैठेंगे तो वो तो पानी समझ के बैठे थे, उनके साथ हो जाएगा धोखा। अब धोखा होगा तो क्या होगा, जब उस पर बैठेंगे तो पृष्ठ तनाव तो कम है इसका, तो
हमें तो पानी, जो मक्खी मच्छर है उनको तो पानी का पृष्ठ तनाव झेलने की आदत है। तो जब केरोसिन पे बैठेंगे तो पंख उसमें भीग जाते हैं, डूब जाते हैं, और डूब जाएंगे तो मर जाएंगे, है ना। इसीलिए जो केरोसिन वगैरह का छिड़काव करते हैं, पेट्रोल का छिड़काव करते हैं, कहाँ करते हैं? पानी पे। तो पहली बात तो ये कि केरोसिन वगैरह का जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम होता है, पानी से भी कम होता है, तो मतलब ये पानी पे भी फैलेगा, पानी में डूबेगा ही नहीं पूरा का पूरा। चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है जरा समझना। देखिए ये कांच है, ये क्या है? ये कांच है। अब कांच पे अगर पानी फेंक दें तो देखो पानी चिपकता नहीं है, ये पानी कुछ इस आकार का हो जाता है, ऐसा। लेकिन अगर ये देखो, ये किसी पत्ती उत्ती पड़ा होता है ना, तो पानी इस आकार का एकदम जैसे पतला सा ऐसा हो जाता है एकदम। तो ये जो पहला वाला आकार है कांच उस पर डालने वाला, इस आकार को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, यानी उभरा हुआ आकार। और इसको बोलते हैं कॉनकेव, यानी धंसा हुआ आकार, कॉनकेव। तो देखो जब पानी इस पे पड़ता है ना, तो ये क्या है? ये सरफेस है, यानी सतह है। ये थोड़ा सा टेक्निकल, इसको समझना। ऐसे यहां भी ये क्या है? ये सरफेस है, सतह है। ये दोनों क्या है? सतह है। अब पानी की ये जो सरफेस है, इससे लगा हुआ ये जो है, ये इसको टेंजेंट बोलते हैं, यानी स्पर्श रेखा। अगर हमने स्पर्श रेखा खींच दी तो ये जो कोण है, यही कोण क्या कहलाता है? हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। यानी ये जो कोण है सतह और इस स्पर्श रेखा के बीच में, ये कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ऐसे यहां पे देखो ये जो कोण है, ये क्या कहलाएगा? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब समझ में आ गया। अब इंपॉर्टेंट बात जरा समझ लो। अब देखो, ये अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट है यानी थीटा है, तो यहां पे देखो थीटा कैसा दिख रहा है? 90 से कम दिख रहा है। यानी यहां पे थीटा कैसा है? 90 से छोटा है। यहां पे थीटा कैसा है? 90 से बड़ा है। जब थीटा 90 से छोटा होता है तो देखो ये क्या कर रहा है? ये ज्यादा एरिया यहां पे कवर कर रहा है। ये यहां पे ज्यादा एरिया कवर कर रहा है ना। ये देखो, ये इतने सरफेस पे फैला हुआ है, लेकिन ये देखो ये केवल इतनी सरफेस पे फैला है ना। तो जब ये ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, इसका मतलब ये सरफेस के साथ एकदम मोहब्बत के साथ एकदम तल्लीन है, एकदम बिछा हुआ है। लेकिन ये देखो, इसको सरफेस अपना नहीं रही है, इसलिए इसको भगा रही है, भाग साले यहां से। लेकिन इसको बोल रही आओ आओ डार्लिंग आओ। तो ये देखो, ये जो है, जो जल, यही जल दोनों जगह पे है, लेकिन जल जिस सरफेस के साथ एकदम मजेदार अंदाज में देखो सोया हुआ है। तो इस तरह के जल के नेचर को, या इस तरह के जो सरफेस है जल के साथ, इसकी जो नेचर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझे? हाइड्रोफिलिक। तो फाइल जो होता है ना, फाइल, फाइल का मतलब होता है वो वाली फाइल नहीं, PHI वाली फाइल। इसका मतलब होता है प्यारा, प्यार करने वाला। और हाइड्रो मतलब होता है पानी। जो पानी को प्यार करे उसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। यानी कि ये जल रागी होता है। कैसा होता है? जल से राग है इसका, है ना। और ये जल द्वेषी होता है, यानी जल से इसका संबंध जो है वो बन नहीं पा रहा है। तो जो सरफेस जल से रागी होती है, यानी जल को पसंद करती हैं, जल जिस पर फैलता है, चिपकता है, उसको हाइड्रोफिलिक या जलरागी बोलते हैं। उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो 90 से कम होता है। और जो जल द्वेषी होते हैं, जो जल को भगाते हैं, भाग ससुर यहां से, वो जो है उसमें 90 डिग्री से बड़ा होता है, यानी अधिक कोण बनता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सरफेस दो तरह की होती है। एक जो जल को पसंद करती है, जिसपे जल चिपकता है, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा होता है। उनका आकार कॉन्वेक्स के आकार का होता है, यानी उत्तल के आकार का। लेकिन जो जल द्वेषी होती है ना, उसका आकार कॉनकेव के आकार का होता है। यानी ये देखो, ये अंडाकार जैसे दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? अवतल। ये जल को पसंद नहीं करती हैं, जल द्वेषी होती हैं ये लोग, ये सरफेस। तो जो सरफेस जल द्वेषी होती हैं वो 90 से बड़ा कोण बनाती हैं, और जो जल फाइल होती हैं एकदम पसंद कर लेती हैं। भाई
सीधी सी बात है, 90 से बड़ा कोण का मतलब ऐसे समझ लो दूर भगाएंगे, दूर कोण हम दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो बनने नहीं देंगे, बहुत बड़ा एंगल हम दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ देखो एंगल बहुत छोटा है ना। तो इतनी दोनों बात समझ में आ गई। इसीलिए पानी जो है जब कांच वगैरह पे होता है तो उस पर चिपकता है, फैलता है। तो फैलता किस आकार में है, ऐसे उत्तल के आकार में। लेकिन यहाँ जब देखो पड़ा होता है ना किसी पत्ती उत्ती पे, उस पर फैलता नहीं है, उस पे पानी इसको गीला ही नहीं कर पाता है। जब गीला नहीं कर पाएगा इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, ये जल से द्वेष रखने वाले लोग हैं, ये नहाने धोने वाले लोग नहीं हैं। समझ में आ रही बात। तो जल द्वेषी और जल रागी मतलब समझ में आ गया। ये ध्यान रखना, ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये 90 से छोटा होता है मतलब जल रागी है, और 90 से बड़ा होता है मतलब जल द्वेषी है। ये दोनों फिगर अगर याद रखोगे तुमको याद रहेगा। बात समझ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेनिस्कस। अब ई क्या होता है पहले तो जान लो, इसको हिंदी में क्या कहते हैं। नौचंद्रन, पढ़े हो कभी ये सब? नौचंद्रन कहते हैं इसको। अभी नौचंद्रन क्या होता है इसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, डिटेल में समझेंगे नए लेक्चर में। और देखो क्या क्या है मैं इतना ही बता देता हूँ तुमको भी क्या क्या पढ़ना है, बहुत कुछ है इसमें पढ़ने को। ये देखो ये सब जो बना बना के लेके आए तुम्हारे लिए ना, ये सब समझना है तुमको। केसिकत तो पढ़ेंगे, उसके बाद ये एग्जाम्पल्स देखेंगे यहाँ पे एक एक ठो, है ना। उसके बाद फ्रिक्शन पे चलेंगे, फ्रिक्शन के प्रकार देखेंगे, फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद फिर हम तुम्हारे साथ धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और निकल लेंगे। तो आज के लिए पहले तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, रखते हैं और शुरू करेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से ही शुरू करेंगे और चलेंगे मेनिस्कस पे, नौचंद्रन पे। उसके बाद फिर तुमको हम थोड़ा सा फ्रिक्शन बताएंगे, कैपिलरी बताएंगे, फिर पानी और हाइड्रोजन के जो पानी और जो Hg के गुण होते हैं, पानी चिपकता है, हाइड्रोजन Hg नहीं चिपकता है, इन सब के जो गुण होते हैं इसको भी समझाएंगे अच्छे से। और जब ये सब समझ लोगे तो तुम्हारा जो ये पूरा का पूरा लेक्चर है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। और एक बात और, अगर अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को। और नहीं लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करके भी जा सकते हो, ठीक है। तो चलो इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। राम।